we have done question and answer of chapter 3rd, homesickness. Question A we have done. Now today we will do question and answers of B. In A, read these headlines and answer these question. हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन्हें हमें रीड करना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ देम वी हैव टू गिव द आंसर्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज 4 years after that I used to get nervous whenever I found a toothbrush bristles on my tongue. पैरा नंबर 16. पैरा नंबर 16 में ये स्टेटमेंट है कि काफ़ी सालों तक जब कभी भी मुझे टूथब्रश ब्रिस्टल्स जो है वो अगर अपने टंग पर मिल जाता था तो मैं नर्वस हो जाया करता था. फर्स्ट क्वेश्चन इज why did the speaker get nervous finding a toothbrush bristles on his tongue? क्यों स्पीकर जो है वो नर्वस हो जाता था जब उसे टूथब्रश का ब्रिस्टल्स जो है अपनी टंग पर मिलता था. Why? Because in his childhood his nanny told him that toothbrush bristles on the tongue when it got to the appendix it got rotten because of it. So he became nervous about it. क्या था? Answer is the speaker had asked his nanny what causes on the attack of the appendix, and she had said that if loose toothbrush bristles were swallowed, then they got stuck to the appendix and turn it rotten. That is why he would got nervous if he found a loose toothbrush bristles on his tongue. Next question is, what can you understand about the speaker's attitude to his nanny from this statement? Which other words support your answer? आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट था कि जब कभी भी उसे टूथब्रश का ब्रिस्टल जो है वो लूज टूथब्रश का ब्रिस्टल्स अपनी टंग पर मिलता था तो वो नर्वस हो जाता था. तो ये जो स्टेटमेंट जो उसकी नानी ने दिया था उसकी टूथब्रश ब्रिस्टल के बारे में, उस स्टेटमेंट्स का और उस स्टेटमेंट से नानी के उसकी नैनी के प्रति स्पीकर का जो एटीट्यूड है वो हमें एक्सप्लेन करना है. फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इट इज क्लियर दैट द स्पीकर बिलीव इन नैनीज विजडम. ही बिलीव इन हर, बहुत ज़्यादा उन्हें बिलीव करता था. ही बिलीव वॉट एवर शी टोल्ड हिम, जो कुछ भी वो उसे बताती थी वो उस पर बिलीव करता था. द अदर वर्ड्स दैट शो हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज नैनी आर नैनी who in my eyes was filled with more wisdom than sorrow. ये जो स्टेटमेंट यूज किया गया है ये हमारे आंसर को सपोर्ट कर रहा है. द नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, I entered the room clutching my stomach on the right side and staggering pathetically. ये पैरा नंबर 19 की स्टेटमेंट है और इसका मीनिंग तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब वो अपने स्टमक को राइट साइड से, लोअर राइट साइड से क्लच करते हुए पकड़ते हुए एंटर हुआ, एट दैट टाइम ही स्टैगरिंग पैथेटिकली. स्टैगरिंग होता है थोड़ा घिसते घिसटते हुए चलना, तो वो बहुत पैथेटिकली और दयनीयता के साथ में घिसटते घिसटते चल रहा था. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रूम इज बीइंग रेफर्ड टू. कौन सा रूम इसमें रेफर किया गया, कौन से रूम में वो इस तरह से एंटर हुआ था? द रूम ऑफ मैडम्स ऑफ हिज स्कूल, अपने स्कूल की मैडम का जो रूम था उसके लिए इसमें रेफर किया है. आंसर इज द मैडम्स रूम इन द स्पीकर्स स्कूल बीइंग रेफर्ड हियर. नाउ द सेकंड वन, व्हाई वाज द स्पीकर क्लचिंग हिज स्टमक ऑन द राइट हैंड साइड. क्यों स्पीकर अपने राइट हैंड साइड के स्टमक को जो है बहुत पैथेटिकली पकड़े हुए क्लचिंग कर रहा था? व्हाई? बिकॉज as there is no attack of appendix in him, उसके अंदर कोई पेन तो था नहीं अपेंडिक्स का, बट ही प्रिटेंड टू बी सिक, लेकिन वो बीमार होने का जो है प्रिटेंड कर रहा था, दिखावा कर रहा था. तो इसीलिए वो क्या कर रहा था, इस ये बताने के लिए सो दैट एवरीवन बिलीव इन हिम, हर कोई उस पर विश्वास कर ले कि दैट ही वाज इल, वो बीमार था. वो इस तरह से जो है प्रिटेंड कर रहा था. द
answer is the speaker was pretending to have an attack of appendicitis. He had observed his sister who had really had such an attack and she had complained of pain in the lower right side of her tummy. So he was clutching his stomach on the right side of his tummy so that everyone believed in him. हर कोई उसमें विश्वास कर ले। और उसको ये आइडिया कहाँ से आया था? जब उसकी सिस्टर को एक बार उसकी सिस्टर को इस तरह का जो है पेन हुआ था। नाउ द थर्ड वन, व्हाई वाज ही स्टैगरिंग पैथेटिकली? वो जो है पैथेटिकली स्टैगरिंग क्यों कर रहा था? इट वाज सो, इसलिए कर रहा था बिकॉज ही वाज प्रिटेंडिंग टू बी इन ग्रेट पेन। वो किस लिए कर रहा था? बहुत ज़्यादा दर्द होने का वो दिखावा कर रहा था। He was putting on an act of being very ill, so ill that he could not eat or walk properly. और इतना ज़्यादा बीमार होने का भी प्रिटेंड क्यों कर रहा था? वो ये दिखा रहा था कि इतना दर्द है कि मैं ना तो प्रॉपरली खा पा रहा हूँ और ना ही प्रॉपरली वॉक कर पा रहा हूँ। द थर्ड स्टेटमेंट, देन आई स्लिप्ड इन द क्लिंचर। पैरा नंबर 25 में है ये। व्हाट वाज द क्लिंचर? क्लिंचर क्या है? क्लिंचर होता है एक तरह का आर्गुमेंट देना या स्टेटमेंट क्रिएट करना ताकि आप उस पर जो है जिस पर डिसीजन बेस्ड होता है। ठीक है, हियर क्लिंचर क्या है? व्हाट वाज क्लिंचर? द क्लिंचर वाज द स्पीकर्स फॉल्स ट्रिक। स्पीकर की जो झूठी ट्रिक थी, उसने जो प्रिटेंड करने का दिखावा किया है, दैट इज क्लिंचर। नेक्स्ट वन, what do you think the word clincher means here? Clincher का यहाँ मतलब क्या है? It means the final argument and statement that would decide the case. जिस पर ये केस जो है वो डिसाइड करता है, केस को डिसाइड करता है कि क्या है और क्या हमें डिसीजन लेना है। It is because the speaker said that he had been sick and the veteran finally began to believe him. और उसके बेस पर ही मैटर ने उस पर बिलीव जो है वो कर लिया था। फोर्थ क्वेश्चन इज, लाइफ इज टफ एंड द सूनर यू लर्न हाउ टू कॉप विद इट द बेटर फॉर यू। लाइफ जो है वो बहुत टफ है, स्ट्रगल से फुल है और जितनी जल्दी आप ये समझ लेंगे और जितनी जल्दी आप उसको फेस करने का कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए ये अच्छा होगा, बेटर होगा। Why did Dr. Dunbar say this to the speaker? क्यों डॉक्टर दुर्बर ने स्पीकर को ऐसा कहा? Do you think that after this incident he would face a similar situation differently? What would you do if faced with a similar situation? The answer is Dr. Dunbar said this. Dr. Dunbar ने इसलिए कहा because he had understood that the speaker had lied. वो समझ गए थे कि स्पीकर जो है वो झूठ बोल रहा है एंड प्रिटेंड टू बी सिक, और सिक होने का दिखावा भी कर रहा है। इसलिए इन ऑर्डर टू कम बैक होम, ताकि वो घर वापस जा सके। ही न्यू दैट द स्पीकर में बी होम सिक। वो जानते थे कि घर जो ये वापस आया उसका रीजन है ही इज सफरिंग फ्रॉम होम सिकनेस or face other problem at school, but he had to be strong and face them bravely. और लेसन क्या दिया उन्होंने? लेसन दिया उन्होंने कि you have to face with it bravely. बहुत बहादुरी के साथ आपको इसको फेस करना होगा because life is full of struggle. Now the next, appreciating the text में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है that is important. This text is an excerpt from an autobiography. ये जो आपका टेक्स्ट है ये कहाँ से किया गया है? ऑटोबायोग्राफी से किया गया है। What is an autobiography? Autobiography is an account of the author's life written by himself. जो हम अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखते हैं that is autobiography. Question: Which are the three most important scenes that the speaker remembers? इस पूरे टेक्स्ट में आपको वो 3 इंसिडेंट बतानी है जिसको कि स्पीकर
टीचर जो है वो रिमेम्बर करता है। ठीक है, द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन्स आर, फर्स्ट सीन, द सीन ऑफ हिज सिस्टर्स ऑपरेशन इनसाइड देयर होम with he and his other sisters waiting outside the door. वो ऑपरेशन जो उसकी सिस्टर का हो रहा था अपेंडिसाइटिस का, उस ऑपरेशन में वो और उसकी दूसरी बहनें जो हैं वो डोर के बाहर उनका वेट कर रहे थे। वो जो सीन है दैट वन। नेक्स्ट सेकंड सीन, द सीन इनसाइड द स्कूल मैट्रन्स रूम वेयर he pretended to be ill and tried to make her believe that he was having an attack of appendicitis. Next scene, third one, the scene in Dr. Dunbar's chamber in Cardiff. Cardiff में डॉक्टर दुम्बर के चैम्बर का सीन है, where Dr. Dunbar saw through his acting and told him that he must stay home for 3 more days, but promised him that he won't try anything like that again. वो सीन जो डॉक्टर दुम्बर और उसके बीच का था वो भी उसे रिमेम्बर रहता है, याद रहता है। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन्स हैं जो आपको याद रखनी है। नाउ द book exercise we will do in next video. You have to write down these questions in your notebook. That is your homework. Thank you.